चलो देखो, लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम क्या बोल रहे थे, किंग ऑफ केमिकल्स, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया? ये क्या, ये कौन सा कंपाउंड है? FeSO4.7H2O, इसको क्या बोलते थे? हाँ, रस्ट। अरे ग्रीन विट्रोल, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल। बेसिकली होता क्या था पहले, इन एशियन टाइम्स H2SO4 was prepared. H2SO4 was prepared from green vitriol. अब ये मेथड हम यूज नहीं करते, पहले हम इसको यूज करते थे, फ्रॉम ग्रीन विट्रियल। अगर हम पहले बात करें तो पहले H2SO4 कैसे प्रिपेयर किया जा सकता था, ग्रीन विट्रोल से। ग्रीन विट्रोल क्या होता है, FeSO4.7H2। तो क्या किया जाता था, पहले इसको हीट कर लेते थे, हीट करने के बाद अपने को क्या मिल रहा था, यहां से SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। SO3 obtained by heating, SO3 obtained by heating ग्रीन विट्रोल, मैं इसको GB लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिख लेना। FeSO4 obtained by heating green vitriol is dissolved in water, is dissolved in water to obtain sulfuric acid, to obtain H2SO4। जो SO3 है अगर हम उसको पानी के अंदर डाल दें, हमने एसिड रेन में भी सेम रिएक्शन पढ़ी थी, तो देखो SO3 में कितने सल्फर हैं, एक, दोनों के दोनों हाइड्रोजन मुझे वाटर से अब मिल जाएंगे, तो H2S, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन वाटर में से आया, 3 ऑक्सीजन यहां थे, ठीक। तो पहले H2SO4 को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता था कि जो ग्रीन विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल को हीट किया जाता था, हीटिंग पे अपने को क्या मिलता था, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको पानी में डिसॉल्व कर देते थे और क्या मिल जाता था, सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, ऑयल ऑफ विट्रोल। मतलब विट्रोल लिया, उसमें से बचा कुछ, मतलब उसको एक तरह से हीट कर दिया है, ठीक है। हीट करने के बाद जो SO3 मिल रहा है, SO3 को हमने किस में डाल दिया है, वाटर के अंदर, एंड H2SO4 को प्रिपेयर किया है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता था, ऑयल ऑफ विट्रोल। नोट करें इसे। SO4 जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में कहां पे मिलता है, मिनरल स्प्रिंग्स, एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन सल्फाइड्स, जैसे एसिड रेन है, एसिड रेन में H2SO4 मिलता है, वो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उसकी, ठीक है। तो फ्री स्टेट में रहता है। जब एसिड गिरता है पानी, मतलब रेन वाटर में जो एसिड मिलता है, क्या वो Na2SO4 होता है, नहीं होता ना, वो तो H2SO4 प्योर होता है। SO3 होता है एयर के अंदर, ये SO2 होता है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, H2SO4। अगर हम एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन में हम ऐसे ही करते थे ना कि हमारी ऑटोमोबाइल से सल्फर के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एयर के अंदर है, ऊपर से बारिश आ गई, तो तीनों मिलके क्या बना लेते थे, तो ये इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इट इज फाउंड इन सर्टेन मिनरल स्प्रिंग्स एंड फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन सल्फाइड्स, वाटर का एक्शन ऑन सर्टेन सल्फाइड्स। कोई दिक्कत, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, एयर के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, तो हो सकता है उसके साथ वाटर डायरेक्टली कंबाइन कर जाए और क्या मिल जाए, H2SO4। ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है। कंबाइंड स्टेट में मतलब अब इसका कोई कंपाउंड बन गया है, कंबाइंड स्टेट मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंबाइंड स्टेट क्या होती है,
इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की तरह बेसिकली तुम यहां से एक दो पॉइंट याद कर सकते हो। BaSO4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिप्सम याद रख लो, जिप्सम इंपॉर्टेंट है। CaSO4.2H2O, जिप्सम याद रख लो। ओके, एंड बेराइट्स याद करना है तो ठीक है, ये तो भूल सकते हो। जिप्सम इंपॉर्टेंट है इन कंबाइंड फॉर्म, तो वो याद रखें। ठीक, बेसिकली सल्फेट कहां से मिला होगा? SO4 से मिला होगा, तो कैल्शियम के साथ ये कंबाइन कर गया है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? कंबाइंड स्टेट। तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो तुमने अपनी इमेज क्या बना रखी है क्लास में? कुछ भी टेस्ट नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि तुम टेस्ट वाले दिन नहीं आती हो। अगर आज तुम्हें पता होता कि मेटलर्जी का टेस्ट है, तुम आती? बताओ। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। अब सल्फर को ऑक्सीडाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सल्फर लो, सल्फर को किसके साथ रिएक्ट करा दो? ऑक्सीजन के साथ, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? SO2 मिल जाएगा। अगर हम SO2 की रिएक्शन कराएं किसके साथ? वाटर और O2 के साथ। SO2 के साथ O2 लेना पड़ता है, ध्यान रखें, तब जाके अपने को क्या मिलता है। तो ये मेथड नंबर 1 है कि हमने सल्फर लिया, सल्फर को ऑक्सीडाइज करा के क्या कर दिया? SO2 बना दिया। SO2 को वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और क्या मिल जाएगा? H2SO4 मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि जो तुम्हारे पास SO2 मिला उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करो। सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या मिल जाएगा? SO2। SO2 भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर हम SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कराएं तो क्या मिलेगा? SO3। ठीक, SO3 को पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा? H2SO। तो दो मेथड तो ये हैं कि सल्फर को डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ पहले, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो और अपने को क्या मिल जाएगा? H2SO4। दूसरा मेथड क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाया तुमने, सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? H2SO4 मिल जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगला जो मेथड है अपने पास वो है ऑक्सीडेशन ही करानी है, लेकिन नाइट्रिक एसिड से भी हम इसकी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। सल्फर लो, HNO3 कंसंट्रेटेड लो साथ में। HNO3 कंसंट्रेटेड क्या होता है? यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम नाइट्रिक एसिड के चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं। जो HNO3 होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते थे HNO3 के? किया है ना हमने HNO3। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते थे? NO2 और H2। NO2 और H2O तो मिलना ही मिलना है। साथ में सल्फर का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने P4 का भी बताया था, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बनता है। खैर, अगर हम P4 लेते थे वहां पे, और ये रिएक्शन यहाँ पे मत लिखना, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ। HNO3 कंसंट्रेटेड से जब रिएक्ट कराते थे तब वहां पे P4 का क्या बन जाता था? H3PO4। एंड NO2 और वाटर तो मिलना ही मिलना होता था जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। कोई डाउट? समझ आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है, नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ? हाँ, तो ये तो आज ही शुरू हुआ है चैप्टर। ये आज ही तो चैप्टर शुरू हुआ है।
स्टार्टिंग क्या थी इसकी? पता क्या है, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि तुमने क्लासेस में तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा दिमाग से निकाल दो। सर जब मैं अच्छी क्लास हाँ, थी नहीं, बोल ये के मैंने पीछे बीच में कोई क्लास में एक क्लास हुई थी मैं भी बस ये थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, रिएक्शंस में क्या है, ये तो सल्फर का ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2। SO2 मिलेगा। SO2 को या तो एसिड रेन में हमने रिएक्शन पढ़ी है कि SO2 प्लस O2 प्लस वाटर के H2SO4, या फिर SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दो किसके अंदर, SO3 के अंदर, फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के और फिर पानी में डाल दो। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड मैंने HNO3 से बताया कि HNO3 से डायरेक्टली क्या कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो। ये मत सोचो कि तुम आई नहीं थे तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा निमृत भी नहीं आई थी लेकिन उसे समझ आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वाली रिएक्शन तुम छोड़ सकते हो, सल्फ्यूरल वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट प्रोसेस। इसके अंदर मुझे हेडिंग डालो कांटेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट्स प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस किस काम आता है अपने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझते चलो बस। बेसिकली सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को क्या डालना पड़ता है वहां पे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड दो तरीके से मिल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मेन सोर्स है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं बेसिकली जो चाहिए होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, एयर चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब जो हमें सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो हमें चाहिए इज ऑब्टेन्ड बाय ओर्स, या तो हम ओर से लेते हैं और फ्रॉम सल्फर, या तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, SO2 बना सकते हैं, ठीक है। तुम सल्फर डाइऑक्साइड मेन कंस्टिट्यूट कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, या तो सल्फर को डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। या फिर सल्फर की और होती है आयरन पायराइड्स, Fe2S, ये है आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स क्या है, ओर ऑफ सल्फर। ये किसके काम आता है? इसके अंदर सल्फर है ना, हाँ। अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करें तो देखो जो सल्फर है उसका तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आयरन का क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आयरन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है उसे, तो क्या मिल जाएगा साथ में, Fe2। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप सल्फर को बर्न करके ऑक्सीजन में क्या बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, या फिर आयरन पायराइड्स लो जो मेजर ओर होती है किसकी, सल्फर की, उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2O3 बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए तो वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत। पहले लिख लो फिर मैं तुम्हें डायग्राम समझाता हूँ। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम ओर से प्रिपेयर करें या किससे प्रिपेयर करें, सल्फर से। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2S प्लस O2 गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2O3। कैसे पता चला, सल्फर का तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा। आयरन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, एंड ऑक्सीजन का कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, Fe2O3। करो इसे नोट। कहाँ रह गए थे साहित्य, लेट हो गए बड़ी। तुम घर से तो काफी देर पहले चले गए थे, टाइम लग जाता है। लिख लिया, करें आगे। यस।
लिख लिया Progress. चलो देखो, बेसिकली है क्या अपने पास, पायराइट हमने बर्न किया, पायराइट से बर्न करके अपने को क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। उधर से ऑक्सीजन के लिए हमने क्या भेज दिया, सीधा सीधा एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड और एयर है। लेकिन क्या होता है कि जब हम पायराइट्स बना रहे हैं तो इसको बर्न करना पड़ रहा है, तो ये जो गैस होगी वो कैसी होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी। तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, टेम्परेचर उसका क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड इवन जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह होगी वो यहीं पे क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर कोई इंप्योरिटीज आगे चली भी गई है तो इंप्योरिटीज गैस के अंदर क्या हो जाएंगी यहाँ पे, और आगे हम गैस को भेज रहे हैं। अब हो सकता है फिर भी कुछ मिट्टी वगैरह आगे आ गई हो। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा SO2 और एयर है वो क्या हो, प्योरली प्योरीफाइड हो, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ना बचे। क्यों, क्योंकि जब हमारा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज होगा तो यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जो हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड्स दी इंप्योरिटीज। अगर उसके अंदर इंप्योरिटी आई कोई भी तो वो कैटलिस्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ तक पहुंचने से पहले पहले अपनी सारी इंप्योरिटीज क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो पहले तो हमने नॉर्मली एक चैम्बर से पास कर दिया कि जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाए, जो गैस है वो पास आउट हो जाए आगे। और हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं ताकि आगे अपने को ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। हमने वाटर क्यों पास किया, क्योंकि वाटर में क्या होता है, अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स अभी भी आ गए हैं, हो सकता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल गैस के साथ अभी भी आगे तक आ गए हों, तो डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ हैवी हो जाते हैं, वेट बन जाते हैं और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जो गैस है वो वेट नहीं बनेगी, मतलब गीली तो हो ही जाएगी लेकिन वो आगे पास आउट कर जाएगी। लेकिन डस्ट क्या होती है, अगर गीली हो जाए तो वो सेटल डाउन हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वाटर यूज किया है। अगर डस्ट पार्टिकल्स अभी भी होंगे इसके अंदर तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे एंड गैस अपनी आगे पास आउट हो जाएगी। लेकिन अब हमने क्या किया है, गैस को थोड़ा सा गीला कर दिया है, पानी पास करके गैस क्या हो गई है, गीली हो गई है। तो अब हमें गैस को क्या करना होगा, ड्राई। तो गैस को ड्राई करने के लिए हमने क्या यूज किया है, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम कर रहा है, एक ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ड्राइंग एजेंट। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने H2O पास किया है, तो यहाँ से जो गैस आगे जा रही है वो गैस कैसी है, वेट गैस। एंड हमें उस वेट गैस को क्या करना होगा, ड्राई करना होगा। हम कोई और ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं यूज करते, वो रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि अपनी गैस कैसी है, नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया तो वो रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सी ड्राइंग एजेंट को यूज कर रहे हैं, एक एसिडिक ड्राइंग एजेंट को यूज कर रहे हैं जो कि H2SO4 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आयरन पायराइड्स होते हैं अपने, आयरन पायराइड्स के अंदर जो मेजर इंप्योरिटी होती है वो आर्सेनिक की होती है। मिट्टी वगैरह तो चलो हम हटा देंगे, लेकिन एक मेजर इंप्योरिटी किसकी होती है इसके अंदर, आर्सेनिक। तो हमने इसको पास किया है किससे, आर्सेनिक प्यूरिफायर से, ताकि अगर उसके अंदर आर्सेनिक की इंप्योरिटी है तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर, समझ आ रहा है या नहीं। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है क्या? AS सर कंपाउंड है, एलिमेंट। वहाँ पे जब वाटर से पास करा तो वो एसिड क्यों नहीं बनी, क्या, वो वाटर से पास करा तो एसिड क्यों नहीं बनी, क्या चीज, SO2 डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करती, SO3 करती है। H2SO3 तो बनता है, वो सिर्फ प्लस एसिड जो होता है। वो तो हल्का जो अमाउंट में बनना होगा वो बन गया होगा, बाकी गैस पास आउट हो गई होगी। हर एक गैस तो मतलब सारी गैस तो आगे नहीं जाएगी ना, कुछ ना कुछ तो पीछे पीछे कम होता जाएगा। सर वाटर तो मैक्स पीआर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा होगा, वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा होगा, क्यों, सर ऐसे पानी में खराब हो जाएगी। तो क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होगा, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगा, तो SO2 O2 सारी कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे बना तो होगा, लेकिन तुम ये मान सकते हो कि यहाँ पे बहुत कम बन रहा होगा, बना तो होगा ही। देखो क्योंकि आगे भी SO3 जाएगा, पानी तो फिर भी यूज करेंगे ही करेंगे। तो अभी तक अपने पास SO2 और O2 आगे तक चली गई है, लेकिन उसके अंदर आर्सेनिक की इंप्योरिटी भी हो सकती है। आर्सेनिक की इंप्योरिटी कहाँ से आती है, पायराइट से। आयरन पायराइट्स के अंदर जो मेजर इंप्योरिटी होती है वो किसकी होती है, आर्सेनिक की। आर्सेनिक प्यूरिफायर से हमने इसको पास किया ताकि अगर आर्सेनिक की इंप्योरिटी है तो वो निकल जाए। टेस्टिंग बॉक्स से पास किया जाता है कि कोई आर्सेनिक की इंप्योरिटी रह तो नहीं गई है। अगर वो पास हो जाता है यहाँ से तो मेन प्रोसेस यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट टावर, ठीक है। कॉन्टेक्ट टावर में क्या होता है वो समझते हैं।
उसके अंदर क्या होता है, आर्सेनिक की रिएक्शन करा देते हैं, अगर वो पता चल जाता है फिर वो पास नहीं करते, फिर वो वहीं पे बंद कर देते हैं। मतलब वॉल्व्स लगे होते हैं गैस को बंद करने के लिए, जैसे होता है ना पाइप्स को बंद करने के लिए वॉल्व्स लगे होते हैं, वो वॉल्व तभी खोला जाता है जब वहां से टेस्टिंग पास हो जाती है। तो ओर ऑफ सल्फर में आयरन पायराइड्स के अंदर मेजर इंप्योरिटी किसकी है, आर्सेनिक। मेजर इंप्योरिटी इसके अंदर आर्सेनिक की है, आर्सेनिक केएस होता है। एंड अगर हम आर्सेनिक की इंप्योरिटी को हटा देते हैं तो अपना अगला प्रोसेस है कॉन्टैक्ट स्टार्वर। जब हमारी सारी इंप्योरिटीज खत्म करके कॉन्टैक्ट टावर तक गैस चली जाती है, तब क्या होता है, कॉन्टैक्ट टावर में जो अपने पास SO2 मिला और जो O2 मिला, हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। हम इसको ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हम वनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। वनेडियम पेंटॉक्साइड, हाँ वो तुम्हारे रीजन याद आया मुझे कि वो क्यों नहीं कंबाइन कर रहा, क्योंकि जब एसिड रेन बनती है तो वो लाइटनिंग की प्रेजेंस में होती है ना रिएक्शंस। यहाँ पे लाइटनिंग तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। वनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक, इसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो कैरी आउट की जाती है और SO3 बनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, गैस एंड गैस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ तक? कैटलिस्ट है, ये हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स इंप्योरिटीज, तो इसलिए हमने इतने सारे चैम्बर्स में से इसको पास किया ताकि सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाए। और ये बहुत कॉस्टली भी है, हल्का सा भी खराब हुआ तो नुकसान तो होगा ही। तो सर ये क्या प्रिपरेशन की? नहीं, लेबोरेटरी नहीं है, ऐसा इंडस्ट्रियल की है। तब तो सर इतने एक्सपेंसिव और इतने सारे फिल्टर्स की यूज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल में तो करना ही पड़ता है ना, लेबोरेटरी में नहीं हम कर सकते कि इतनी छोटी सी अमाउंट में। लेबोरेटरीज में कम अमाउंट प्रिपेयर होती है, इंडस्ट्रियली तो बहुत ज्यादा अमाउंट प्रिपेयर होती है ना। तो सर इससे भी कहाँ ज्यादा हो रही है, बीच में सर वाटर कांटेक्ट से बन रहा है। नहीं, वाटर के कांटेक्ट से नहीं बन रहा होगा, या अगर बन भी रहा होगा तो बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि वहां पे कोई हीटिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी का सोर्स हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड को भी सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स तो देना ही होगा। तो वहां पे एनर्जी का सोर्स हम नहीं दे रहे हैं, वैसे ही पहले गैस को ठंडा करके लेके आए हैं ताकि कोई रिएक्शंस ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बेसिकली हमने मेन आयरन पायराइड से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, एयर पास आउट की है, जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो 2-3 चैम्बर से निकाल दी गई है। यहाँ पे H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले H2SO4 क्यों यूज किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट, क्योंकि हमने पहले वाटर पास किया है। वाटर क्यों पास किया है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए और सिर्फ गैस ही आगे जाए। फिर भी हमने गैस को वेट कर दिया है, गैस को ड्राई करने के लिए हमने क्या यूज किया है, H2SO4। सिर्फ H2SO4 ही क्यों यूज किया है, क्योंकि SO2 अपना क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड गैस है जो एसिडिक नेचर की होती है, तो एक एसिडिक ड्राइंग एजेंट ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बेस्ट एसिडिक ड्राइंग एजेंट क्या होता है अपना H2SO4। कोई दिक्कत, क्लियर? अब यहाँ पे हमने वेनेडियम आर्सेनिक क्यों रिमूव किया है, क्योंकि अपना जो कैटलिस्ट है वो कैसा है, हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स इंप्योरिटीज। ठीक है, एंड आर्सेनिक कहाँ से रहा है, फ्रॉम द आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स के अंदर मेजर इंप्योरिटी होती ही किसकी है, आर्सेनिक। ठीक, अब कॉन्टैक्ट टावर में हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड यूजिंग वनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। अब देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड से हमें H2SO4 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, एक मेथड तो ये है कि डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं। SO3 तो बन ही गया, SO3 तो हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर, तो सीधा सीधा पानी के अंदर डालो और काम बन जाएगा। लेकिन हम इस प्रोसेस को यूज नहीं करते यहाँ पे, क्यों नहीं करते, नॉट प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर नहीं किया जाता,
कोई आइडिया? क्योंकि यहाँ पे जो H2SO4 बनता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। जो H2SO4 बनता है वो कैसा होता है? गैस। जैसी बनेगा पूरे रूम में फैल जाएगा एंड पॉइजनस गैस के मतलब पॉइजनस एटमॉस्फेयर हो जाएगा, जो क्या रहेगा? हार्मफुल रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड्स में, बहुत बार आया है। Why H2SO4 is not prepared by directly adding water to SO3? क्यों नहीं करते? क्योंकि H2SO4 is formed as a gas which spreads in the whole atmosphere, making the atmosphere poisonous. कोई भी दिक्कत मैं लिखवाऊंगा ये सारे पॉइंट्स, अभी टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दूंगा। अभी तो समझा रहा हूँ, अभी तो लिखवाना शुरू ही नहीं किया। सर उसकी जगह नहीं है यहाँ से कोई दिक्कत? जब हम वहाँ ब्लोअर से एयर हाइड करते हैं उसके खिलाफ जो होती है तब ये गैस बनती है। कहाँ से? जब हम वो SO2 वो तो ब्लोअर है, वो तो SO2 में हाई प्रेशर पे ब्लोअर होता है, हाई प्रेशर पे, ऐसा नहीं कि हीट करके। ब्लोअर होता है कि हाई प्रेशर से हमने ऑक्सीजन पास आउट कर दी। तब SO3 बनता है? नहीं, तब क्यों बनेगा? ऑक्सीजन भी आपको वही टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन नहीं है वहाँ पे भी, सेम चीज रहे। यहाँ पे कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? तो हम इसको बनाएं कैसे? अगर H2SO4 डायरेक्टली हम पानी डाल के नहीं बना पा रहे हैं तो SO3 से H2SO4 कैसे बनाएं? कुछ आइडिया? हम क्या करते हैं, हम SO3 को H2SO4 के अंदर ही डिसॉल्व करते हैं। मतलब तुम लोग सोचोगे कि H2SO4 बनाना है और हम H2SO4 ही यूज कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। हम क्या करते हैं, SO3 लेते हैं, SO3 को किसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं? H2SO4 के अंदर। H2SO3 बनेगा। अब क्या बनेगा देखो, 2 हाइड्रोजन आ गए, सल्फर भी कितने हो जाएंगे? 2। एक तो सल्फर यहाँ है, एक सल्फर, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 7। तो अपने मिलेगा H2SO7। इसको हम क्या बोलते हैं? ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम। प्यार से ओलियम बोलते हैं, केमिकली इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो ये तो निक नेम है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब क्या होता है, अपने को तो H2SO4 बनाना था, लेकिन हमने तो क्या बना दिया? ओलियम। ओलियम बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। ओलियम के अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है, H2SO7 लेते हैं और इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं? वाटर, और अपने को क्या मिल जाता है? H2SO4 मिल जाता है। ओलियम के अंदर वाटर ऐड करके क्या मिलता है? H2SO4 मिलता है। कोई दिक्कत? बेसिकली जो ओलियम है वो बहुत कम यूज होता है। जैसे मान लो तुमने 108%, मतलब इसकी कंसंट्रेशन होती है, तुम लोगों को अभी समझ नहीं आएगी। 108%, 108% का मतलब होता है 8 ml ये लो और 100 ml उसके अंदर क्या डाल दो? पानी डाल दो। तो ये बहुत कम यूज होता है एंड उससे बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो पॉइजनस एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा तो पॉइजनस एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा। तो इसकी जो लिमिटेशंस थी वो उसको हम ओवरकम कर जाएंगे। क्लियर या नहीं? कोई दिक्कत? वैभव क्या समझ आया? ब्रीफली अगर तुमसे कोई कॉन्टेक्ट प्रोसेस पूछ ले तो क्या लिखोगे पेपर में? अगर कॉन्टेक्ट प्रोसेस आ गया डायरेक्टली, डायग्राम तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन क्या लिखोगे? अगर पेपर में आ जाता है तो क्या क्या लिखना है? तुम्हें मेन सोर्स के बारे में बताना है कि मेन सोर्स इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय बर्निंग सल्फर और फ्रॉम द आयरन पायराइड सोड, but iron pyrite soot has a major impurity of arsenic which needs to be removed before passing this mixture in the contact tower. And हम इसको रिमूवल के लिए क्या क्या यूज करते हैं? हम वाटर का स्प्रे करते हैं ताकि डस्ट हट जाए, डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी। वाटर का स्प्रे करने के बाद अपनी जो मिक्सचर है वो वेट हो जाएगा, जो गैसेज है वो वेट हो जाएंगी, तो उसको ड्राई करते हैं यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद वनेडियम पेंटॉक्साइड से पास करने से पहले हम आर्सेनिक प्यूरिफायर से पास करेंगे ताकि आर्सेनिक की इंप्योरिटीज जो है वो हट जाएं। फिर हम कांटेक्ट, वो टेस्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं है सच, फिर हम कांटेक्ट टावर से पास कर देंगे। कांटेक्ट टावर की रिएक्शन लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शंस लिखी है कि SO2 plus O2 in presence of vanadium pentoxide अपने को क्या दे रहा है? SO3। फिर SO3 को हम पास करेंगे किससे? H2SO4 कंसंट्रेटेड से, ताकि क्या मिल जाए?
ओलियम, ओलियम के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके हम क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिक्विड। कोई दिक्कत? H2S4 that sorry water में directly HCl क्यों नहीं डालते हैं? वो तो अगर क्वेश्चन आएगा तभी है, अभी मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखवा दूंगा इसे। इसमें से कुछ नोट करना है? क्लियर ये सब? कर लिए। कोई भी दिक्कत? ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ आया या कुछ भी समझ नहीं आया? कॉन्टैक्ट टावर में जो अपना प्रोसेस चल रहा है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, लेकिन उसको करवाने के लिए अपने को इनिशियली कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? 450 डिग्री का। अगर हमें कॉन्टैक्ट टावर में जो रिएक्शन चल रही है उसका टेम्परेचर 450 डिग्री मेंटेन करना पड़ रहा है। एक बार हमने रिएक्शन शुरू कर भी दी 450 पे हीट करके, लेकिन वो 450 का टेम्परेचर हम मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब अगर कर रहे हैं तो कैसे? हमने हीटिंग कहीं पे भी नहीं लिखा है, क्यों? कैटलिस्ट कर देगा उसके लिए। बेसिकली एक बार तुमने रिएक्शन शुरू कर दी, रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें से हीट रिलीज होती जाएगी, वही हीट यहाँ पे क्या होती जाएगी? यूज होती जाएगी। तो अपने को एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हाँ, बस एक बार स्टार्ट करनी है। तो ये लिख लो यहाँ पे, सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक द कैटलिस्ट इज हीटेड ओनली इन द बिगिनिंग। The temperature is maintained by heat evolved during the reaction. क्या करी जा रहे हो ये? सभी पेंसिल की रेजर यूज करती है। उसे मेरी रेजर में रखी है वैसे। गंदे नहीं करना चाहता तो ना। अरे कोई भी गंदे नहीं करना चाहता उस रेजर को। जब मैं भी छोटा होता था तो मैं भी संभाल के रखता था वो ऊपर वाली रेजर। रेजर निकाल दी। हाँ भाई, क्या हो गया सुरेश? हैं? क्या एग्जांपल दे रहे थे तुम? मैं तो एक बार बता रहा था रेजर खत्म है। रेजर ही खत्म हो जाती थी एक ही बार में? लिखिए, फलक अब समझ आना शुरू हुआ? पक्का? चलो फिर तो बढ़िया है। क्यों बोल रही है? हाँ देखो तूने सब कुछ लिख रखा है, क्यों बोल रहा है? और मेरा लिखो लिखो फटाफट। और नहीं तो क्या है? अरे बोलते हैं ना, ये आता है तो देखते हैं। अरे आगे लिखिए। करें आगे। फेवरेबल कंडीशंस ये तुम्हें याद रखनी होंगी। बेसिकली ये लिख लेते हैं कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं तुम्हें कटवा दूंगा जल्दी से। ये रिकॉर्डिंग पे है। चल रहा है, ठीक है। सर मैं डैडी के रिकॉर्डिंग भेजेंगे। Favorable conditions for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide। फेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले तो ये याद रखना कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवर करती हैं, हाई टेम्परेचर पे वो फेवर नहीं करती हैं, क्योंकि अपनी जो रिएक्शन है ये कैसी है?
एक्सोथर्मिक, इसीलिए हमने एक बार हीट किया है, उसके बाद हीटिंग क्या कर दी है, बंद कर दी है। द टेम्परेचर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। अंशिका तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है, सो रही है सर वो। सो रही है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। अगली क्लास में बोल के बाहर नोट्स अगली क्लास में क्यों, अभी मंगवाएंगे। जितने जितने भी ऑनलाइन है सब अपने अपने नोट्स भेज देना क्लास के बाद। The temperature should be as low as possible. The yield have to be found to be maximum at 410 to 450 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है 450 से के आसपास। हाई प्रेशर चाहिए होता है इस सेक्शन को करवाने के लिए। बस तुम्हें यहीं तक याद करना है, ठीक है। हाई प्रेशर क्यों, वो सब चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो बस ये याद रखना है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए 400 से 450 के बीच, प्रेशर कैसा होना चाहिए हाई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो पाइप्स होती हैं वो हाई प्रेशर पे क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी नहीं चाहिए। कितना प्रेशर रखते हैं 1 से, ये आगे ये वाली लाइन काट सकते हो, बस इतनी सी लाइन तुम काट सकते हो यहाँ से। ये तो गलत है, तो पूरा काट अब होता क्या है, ये जो टावर्स हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर पाइप्स होती हैं, जो पाइप्स हैं बेसिकली वो हाई प्रेशर पे क्या हो सकती हैं, टूटने का डर रहेगा, इसीलिए हम ज्यादा हाई प्रेशर भी यूज नहीं करेंगे। हम प्रेशर कितना यूज करते हैं 1 से। ये एक नंबर के क्वेश्चन है कि ज्यादा हाई प्रेशर हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पाइप्स हैं वो क्या हो सकती हैं, ब्रेक डाउन हो सकती हैं हाई प्रेशर पे, तो इसीलिए हम कितना प्रेशर यूज करते हैं 1 से 2 एटमॉस्फेयर। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अपने को पास करना पड़ता है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन की अमाउंट कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्शन फेवरेबल रहती है। कैटलिस्ट मस्ट बी यूज्ड। कैटलिस्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। सिर ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ का जो लास्ट में लाइन है वो बताना बढ़ बेसिकली हमने कहा कि हाई प्रेशर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तुम्हें ये क्या ध्यान रखना है कि हमें हाई प्रेशर तो यूज करना है, लेकिन नहीं चल रहा ना पेन। हाई प्रेशर हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हाई प्रेशर क्या करता है, जो हमारा टावर है उसकी जो पाइप्स है उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए हम ज्यादा हाई प्रेशर यूज नहीं करते हैं, सिंपल। वैसे ये बताओ, किंग ऑफ केमिकल्स हमने पढ़ लिया था कि क्यों बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल आज पढ़ लिया है कि क्यों बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, गिव टू बैलेंस्ड इक्वेशन टू ऑब्टेन SO2 इन दिस प्रोसेस। SO2 कैसे कैसे बना सकते हैं, आयरन पायराइड से या सल्फर की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन से। गिव द कंडीशंस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। और कंडीशंस में यहाँ पे लिखोगे वैनेडियम पेंटॉक्साइड मस्ट बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड एट। यहाँ पे कंडीशंस लिख लो, ये टेस्ट में आती जाती रहती हैं, मैं भी टेस्ट में डाल दूंगा, मैं भी बहुत बार डालता हूँ कंडीशंस। कंडीशंस में क्या क्या आएगा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड मस्ट बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में तुम लिखोगे कि टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड इन बिटवीन 420 टू 450 डिग्री। एंड प्रेशर की भी कंडीशन तुम याद रखोगे कि प्रेशर कितना मेंटेन करके रखना है, 1 atm से लेके 2 atm। ये तीनों कंडीशंस तुम याद रखोगे। एंड ये टेंपरेचर में दे रखा है 450 to 500, कोई बात नहीं, अराउंड 450 कर लो। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कंडीशंस है। कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया सुभेश? अरे वो कैटलिस्ट नहीं है, ये देखो ये टी है बीच में, सर इसको ये देखो दिखा, ATM दिखा दिए, ये देखो कैटलिस्ट है या नहीं? सर इसको भी दिखाओ ATM आई है। हाँ?
जो मर्जी जब कर ATM ATM है वो देखो। एक जगह ALM में एक सिर्फ AM। अरे वो मैं टी ऐसे लिखता, तुम लोगों को तो तुम्हें राइटिंग समझ आ जानी चाहिए। सर हमें 2 साल हो गए इसलिए आ रहा है, इंग्लिश को अभी हुआ नहीं है कि अभी स्लो आ रहा है, मुझे अभी से याद लिख लिए? नहीं शाबाश। सर ने बोला भी तो था फिर कॉलेज के लिए तो मैं पहले लिख रहा था कहाँ है ये सब क्यों मत कंडीशंस के बाद why H2SO4 is not obtained by directly reacting SO3 with water, ये हमने कर लिया है। नेम द केमिकल यूज्ड टू डिसॉल्व SO3 एंड आल्सो, कौन सा केमिकल यूज करते हैं इसको टू डिसॉल्व SO3? ए कंसंट्रेटेड H2SO4। SO3 को हम डिसॉल्व किस में करते हैं? H2SO4 में तो करते हैं। क्या बनाने के लिए? ओलियम बनाने के लिए। नेम द गैस दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। A gas that can be oxidized to sulfur. एक ऐसी गैस बताओ जो सल्फर में ऑक्सीडाइज की जा सकती है। जिसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर मिलता है। हाँ, जिसको ऑक्सीडाइज करके हम सल्फर बना सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ही है सर ये तो कुछ अलग सही है। हमारी बुक में सल्फर लिखा कैसे मिल सकता है ऑक्सीडाइज? अरे सर एक ऐसी गैस का नाम बताना है जिसकी ऑक्सीडेशन से सल्फर बनाया जा सकता है। कोई भी एक गैस। ऑक्सीडेशन H2S, हाइड्रोजन सल्फर। H2S की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां से क्या मिल सकता है? ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो H2S ले लेते हैं। H2S अगर हम लेते हैं, H2S को जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो अपने पास क्या मिल जाता है? एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो H2S एक गैस होती है जिसका अगर हम हाइड्रोजन हटा दें तो वो क्या मिल सकता है अपने को? सल्फर मिल सकता है। कोई दिक्कत? सर एक बार वो वाला दिखाना कंडीशन का। अभी तक लिखी नहीं? नहीं लास्ट वाले कर प्रेशर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हाई कंसंट्रेशन वाटर। करें आगे? लिख लिया यहाँ तक? ये हो जाएगा सल्फर, या ये पूरा कर ही लेते हैं। बेसिकली रिएक्शन बतानी है सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे O2 ऐड करके। सोडियम सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाओगे? सोडियम ये ABCDF कुछ और होगा। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही है। कैसे मटा दूंगा मैंने एक ही याद करना तो यही है क्वेश्चन, टेस्ट तो डालना ही है। आज मेटलर्जी के टेस्ट में डाल देते हैं ये। और ये दूसरा वाली डाल दो। अरे यार तो शांत रहना। करिश्मा कह रही है मैं भाग जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रोफेसर है एक दो क्लास बंक की थी पागल है तू। नेम द कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन स्टेप C। बताओ कौन सा कैटलिस्ट काम आता है? V2O5 वनेडियम पेंटॉक्साइड। In the contact process for the manufacture of sulfuric acid, sulfur trioxide is not converted to sulfuric acid by reacting it with water. ये तो मैं पता क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो इंस्टेड अ टू स्टेप प्रोसीजर इज यूज्ड। वो कौन सा है? पहले ओलियम में ओलियम बनाओ, फिर ओलियम को पानी के अंदर डाइल्यूट कर दो। दो रिएक्शन में हम बनाते हैं। यस सर। ज्यादा नहीं, ज्यादा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन और भी ओवरकम लिमिटेशंस जो है ओवरकम हो जाती हैं। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस विल लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम सल्फाइड इन स्टेप E? सर ये लिखना पड़ेगा। कौन सा सब्सटेंस है जो सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है फ्रॉम Na2S O3? सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मिनट, ये हमें करिश्मा बता देगी। करिश्मा अगर तुमने सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला सही से बता दिया तो आज टेस्ट कैंसिल कर देंगे। नहीं पता? अरे चलो शौरभ से पूछ लेते हैं। Na2S सर सल्फाइड ना ITE। हरीश तुम्हारी बारी। फलक
NaSOS। हाँ भाई तुम बता दो। NaSO3। हाँ भाई Na2S। 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 हाँ भाई Na2SO3। Na2SO3। अरे भाई सल्फाइट होता है SO3 चार्ज -2। एक होता है सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? SO4 चार्ज -2। सल्फेट के बाद आता है आइट। एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं और फिर आइड में क्या होता है? बिल्कुल ही हटा देते हैं। तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब्सटेंस दैट कैन लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम सल्फाइड। कौन सा सब्सटेंस है जो सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है फ्रॉम सोडियम सल्फाइड? ये होगा Na+SO2। कोई भी एक सब्सटेंस। और हमने रिएक्शंस की हुई हैं। हीट करना पड़ेगा। हीट करना पड़ेगा। तो सब्सटेंस की बात कर रहा है, हीटिंग तो सब्सटेंस नहीं है। तो एक सब्सटेंस होता है, हीटिंग से भी हो जाती है लेकिन हीटिंग तो नहीं कर सकते। हमें सब्सटेंस का नाम बताना है जो निम्रित बता देगी। सर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कंसंट्रेट H फलक बताएगी। अभी अभी पेपर दे के आए हो 10th का केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस करके आए हो। सर अरे कोई भी एसिड यूज कर लो, एनी एसिड। H2SO4। एसिड प्लस मेटल सल्फाइड क्या बना के देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड प्लस मेटल सल्फाइड, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। पेपर हो गया भाई। तो क्या हो गया? कार्बोनेट क्या क्या था? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फाइड का क्या था? सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एनी एसिड HCl, H2SO4 कुछ भी यूज कर लो। क्लियर या नहीं? तो इसमें टाइप पूछा था। टाइप ऑफ सब्सटेंस एसिड लिख दो, ब्रैकेट में एग्जांपल दे दो एक दो। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बाय व्हिच सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू सोडियम सल्फाइड इन स्टेप F। अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना है? सल्फर डाइऑक्साइड को वैसे तो ये Na2SO3 में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर Na2SO2 नहीं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स मेरे सिलेबस में नहीं था, ये रहने दो। ये मैंने कराया भी नहीं था वैसे बेसिस में। ये सॉल्ट्स की प्रिपरेशन है, ये रहने दो, ये क्रॉस कर सकते हो। वैसे अगर बनाना है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से पहले H2SO3 बना सकते हो, लेकिन सॉल्ट्स बनाने में फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। रहने दो, सॉल्ट्स वाला वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि एसिड बेसिस में वो चीज कट थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये ऐसा चाहे बुक से मार्क कर लो अगर बुक में है, नहीं तो यहाँ से देख लो। अरे लैपटॉप हैंग हो गया। सर वो कह रहा है कि करिश्मा का टेस्ट है। देखो तुम्हारे क्या जाएगा उसमें? मेरे को मतलब कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्लाइटली सॉर इन टेस्ट, एसिड है। एसिड कैसे होते हैं? ठीक। नेचर डेंस, ऑयली, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम वाटर एटमॉस्फेयर। एब्जॉर्ब मॉइस्चर कहां से? एटमॉस्फेयर।
ठीक। नॉर्मल लिखो अभी बुक की जगह। मैंने कौन सा कहा था कि बुक में लिखो? तो इसको इसको बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो ये वहां से क्या कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे बोर्ड में कि व्हाई H2SO4 शुड ऑलवेज बी केप्ट स्टॉप्ड बिकॉज़ इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। कईयों ने लिख दिया डेंस है, ऑयली है, लेकिन आंसर क्या आना था? हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसको बंद करके रखना पड़ता है। तो डेंस और ऑयल भी तो है। वो तो कैरेक्टरिस्टिक है, डेंस ऑयली है इसलिए बंद करके थोड़ा रखते हैं, ऑयली तो फिर ऑयल भी है। ये याद करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट अगर हो सके तो याद रखो, अदरवाइज जरूरी इतना नहीं है। एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बॉइलिंग पॉइंट का, डेंसिटी का नहीं आएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का आ सकता है। एंड ये याद करने की जरूरत नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कर जा रहे हो तुम लोग? इरेजर गुम हो गई फाइनली? वो वाली नहीं सर, मेरी जो अलग से इसने अपनी इतनी सीरियस है कि चिप बड़ी पिछले 30 साल मेरा रिकॉर्ड था वो घूम ही नहीं थी। एक ही इरेजर 3 साल तो सबके मेरे 3 पॉइंट्स रह गए, वापस आओ। 2 मिनट पहले समझ लेते हैं, फिर सारे लिखवा देता हूँ। 2 मिनट पहले लिख लेते हैं, ये समझ लेते हैं। Solubility, soluble in water in all proportions, highly soluble in water. Conductivity, अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, प्योर एसिड लेते हैं, क्या वाटर है उसके अंदर? वाटर नहीं है तो कोई भी आयंस नहीं मिलेंगे। नो वाटर, अरे क्या कर रहे हो? नो वाटर मीन्स नो आयंस। जब पानी नहीं होगा तो उसके अंदर आयंस नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं रहेगी, नॉन कंडक्टर। ठीक, डाइल्यूट एसिड में पानी आ जाएगा, डाइल्यूट मतलब वाटर आ गया है, वाटर आ गया है तो इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट, ये याद करने की जरूरत है, ये टेम्परेचर्स याद रखें एंड कंपोजिशन भी। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता था? ये हमने पहले भी किया है, HNO3 एंड HCl में भी किया है, दोनों टॉपिक्स में किया है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता था जिसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते थे इसे। क्या बोलते थे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक ऐसा सॉल्यूशन बेसिकली, जैसे हम करते थे कि नमक वाला पानी लेते हैं, अगर हम उसको बॉईल करें तो नमक तो बाहर नहीं जाता है लेकिन पानी पानी बाहर जाता रहता है, तो सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। लेकिन होता क्या है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स क्या होते हैं, एक टाइम पे आके इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट, फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के साथ साथ क्या बाहर जाने लगता है? सॉल्यूट भी बाहर जाने लगता है। तो खैर ये तुम्हें याद रखना होगा कि इट फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट 338 डिग्री सेल्सियस विद अ कंपोजिशन ऑफ 98.5% ऑफ द एसिड। फिजियोलॉजिकल नेचर, कंसंट्रेटेड एसिड इज हाईली कोरोसिव। कोरोसिव मतलब रिएक्ट ज्यादा करता है, तेजी से करता है। चार्ज द स्किन ब्लैक, स्किन पे गिर जाए तो ये स्किन को जला देता है। येलो क्या होता है? येलो तो HNO3 है, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनता है। हाँ, चलो आगे करते हैं। प्योर H2SO4 इज नॉट एन एसिड। फटाफट लिखो बच्चे। सर आप आगे समझो, मैं अगर हम प्योर H2SO4 की बात करें, 100% H2SO4 वो एक एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो H+ नहीं देगा। H+ क्यों नहीं देगा? H+ तभी मिलता है जब किसी भी सब्सटेंस को किसमें डिसॉल्व किया जाए? वाटर के अंदर। अगर हम प्योर H2SO4 लेते हैं, 100% H2SO4, वो एक एसिड की कैटेगरी में हम नहीं डालते हैं। एसिड की कैटेगरी में हम उसको क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं है। अगर वाटर नहीं है तो अपने को आयंस नहीं मिलेंगे, जब तक आयंस नहीं मिलेंगे तब तक वो एसिड की तरह बिहेव। क्या ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या ये वेट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा? कर देगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? वेट मतलब पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो ये वहां से रिएक्शन शो कर देगा, चाहे पानी सॉल्यूशन के अंदर हो, चाहे जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो, वेट। कोई दिक्कत?
तो मतलब कोई भी एसिड 100% प्योर होगा तो एसिड नहीं है। वो एसिड नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्योर है तब तक उसके अंदर वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो H+ नहीं मिलेगा, H+ नहीं मिलेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं होता। कोई भी डाउट? ऋषिका तुम्हें समझ आ रहा है? लग नहीं रहा। क्या नहीं समझ आया बताओ? आ रहा है ना? फलक को आ रहा है समझ? पक्का? H2SO4 when dissolved in water forms hydronium ions to show acidic properties. जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तभी ये क्या शो करता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज करता है शो। अच्छा, अब इसके अंदर 2 H+ है या नहीं? दो हाइड्रोजन है, तो इसकी मर्जी या तो ये एक H+ लूज करे। अगर एक H+ लूज करेगा तो क्या मिल जाएगा? HSO4 चार्ज -1। या फिर ये क्या कर सकता है? दोनों H+ लूज कर सकता है। तुम ऐसे लिखोगे इसको, या ये दोनों H+ लूज करके क्या बना सकता है? कोई डाउट? ये भी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको यूज करेंगे चीजों को। तो H2SO4 के ऊपर ऑप्शन है, या तो ये एक H+ लूज करेगा, एक H+ लूज करेगा तो क्या मिलेगा? HSO4 चार्ज -1, या ये दोनों के दोनों H+ लूज कर देगा और हमें क्या मिलेगा? सल्फेट। ये HSO4 चार्ज -1 को हम क्या बोलते हैं? बाइसल्फेट। क्या बोलते हैं? या हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, तो ये डाइबेसिक है। ये हमने कल के लेक्चर में भी लिखा था फ्राइडे वाले में कि ये डाइबेसिक होता है। डाइबेसिक मतलब ये कितने H+ लूज कर सकता है? 2। इट इज अ डाइबेसिक एसिड। कोई भी दिक्कत किसी को? अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। जो हम H2SO4 डाइल्यूट लिया करेंगे, यहाँ पे लाइन लिखी भी है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं H2SO4 की वो डिपेंड करती हैं कि वेदर इट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। जब जब हम डाइल्यूट H2SO4 लिया करेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो किया करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी शो किया करेगा। मतलब वो एसिड बेस वाली रिएक्शन शो करेगा जब जब हम कौन सी फॉर्म लेंगे H2SO4 की? डाइल्यूट फॉर्म ऑफ H2SO4। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या वो किसका काम करेगा? ड्राइंग एजेंट का। कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ड्राइंग एजेंट का काम करता है, इवन ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। ये सारी रिएक्शंस हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे एक एक करके। डाइल्यूट वाले एसिडिक नेचर शो नहीं करेंगे। मैंने ये कब कहा कि डाइल्यूट वाला एसिडिक नेचर शो नहीं करता? आपने बोला तो अभी। कब बोला? प्योर वाला बोला। तो थोड़ा ध्यान से सुना करो। डाइल्यूट मतलब ज्यादा ही पानी होगा ना उसमें। तो पानी के कारण तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। लिखा तो है डाइल्यूट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा कंफ्यूजन होती है। डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि पानी आ जाता है और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने में हेल्प मिलती है। कंसंट्रेट क्या हुआ? क्या बातें करनी है इसमें दोनों, जो क्लास में भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम लेते हैं तो वो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो किया करेगा, या ड्राइंग एजेंट शो किया करेगा, या कौन सी प्रॉपर्टी शो किया करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक एक करके इन सब की रिएक्शंस पढ़नी है आगे, बस यही है, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब रिएक्शंस वाला पार्ट शुरू करते हैं इसका। लिख लिया यहाँ तक? पहले एसिड वाली प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे इसकी, तो हमें आती भी हैं और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगी। क्यों? अच्छा, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 हम डाइल्यूशन कैसे करते हैं? पानी में एसिड डाल के, एसिड में पानी डाल के? नहीं, पानी में एसिड डाल के। हमने एसिड बेसिस में भी किया था। Water is not poured in acid as it is an exothermic process, and in this process so much heat is produced that
Splashing of acidic solution में है पूरा रट्टा लगाया हुआ है। बस बस ध्यान से, आराम से, लगती है चोट। अगर हमें कभी भी एक एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते। पानी के अंदर भी एसिड ऐसा नहीं है कि बाल्टी भर के डाल दी इकट्ठी, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर पानी डालते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम एसिड के अंदर पानी डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इतनी हीट इवॉल्व होती है कि जो एसिड है वो स्प्लैश आउट कर सकता है। स्प्लैश आउट करेगा तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। कोई दिक्कत आ जाता है। तो हम डाइल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड एसिड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि अगर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डलेगा तो ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी एंड हम डाइल्यूट भी आसानी से कर सकेंगे। ये हमने एसिड बेसिस में भी किया हुआ है। लिखना है तो लिख सकते हो, लिखना है नहीं लिखना है, जो लिख रहे हैं वो लिखने फिर आगे करना। चलो एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 हमने पढ़ा भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिड प्लस मेटल क्या बना के देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वाटर कहां से आ गया, एसिड प्लस मेटल की सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब होता क्या है, मेटल का कटायन बनेगा और अनायन हमेशा कहां से आता था, बेसिकली मैग्नीशियम पावरफुल है, वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो हमेशा ही यहाँ पे जो सॉल्ट मिला करेगा वो हमेशा क्या मिला करेगा, सल्फेट। जहां जहां हमने एसिड बेसिस में सॉल्ट लिखा है वहां वहां अब सॉल्ट की जगह क्या मिलेगा अपने को, मेटल सल्फेट, क्योंकि हम एसिड फिक्स कर रहे हैं कौन सा, H2SO4। H2SO4 से अनायनिक पार्ट क्या मिलेगा, सल्फेट। तो सॉल्ट हमेशा ही क्या मिला करेगा, मेटल सल्फेट। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, खुद आके लग गया, तो क्या मिल जाएगा, MgSO4। सिमिलरली जिंक ने, जिंक ज्यादा पावरफुल है, H2 को बाहर निकाल दिया और क्या मिल जाएगा, FeH2 को बाहर निकाल देगा और क्या मिल जाएगा, FeSO4। प्लैटिनम को अगर हम रिएक्ट कराते हैं करिश्मा तो क्या मिलेगा, बताओ, प्लस रिएक्ट ही नहीं करेगा। नो रिएक्शन। सर प्लैटिनम कितना सर आप हमेशा ऐसी वाले पूछते हो मेरे से, मैं तो मुझे नहीं पता ना। हाइड्रोजन से नीचे लाया करता है ना ये, तो सिर्फ वही रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ये ध्यान रखें। वैसे मैं सिल्वर वाली पूछता हूँ, फिर मुझे लगा सिल्वर वाली कॉमन हो गई है, बच्चे पहचान जाएंगे, तो फिर मैंने सिल्वर हटा के प्लैटिनम लगा दिया। सर गोल्ड भी नहीं करेगा, सर नेगेटिव हो जाती है ना, उसके ऊपर हो जाती है। कॉपर रिएक्ट करेगा क्या, ये भी नहीं करेगा सर, नो रिएक्शन। डाइल्यूट के साथ है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम H2SO4 कैसा ले रहे हैं, डाइल्यूट। अभी कंसंट्रेटेड लेंगे तो रिएक्शन होने लगेंगी, ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम डाइल्यूट ले रहे हैं। डाइल्यूट क्या है, एसिड, और मेटल प्लस एसिड तभी रिएक्ट करता है अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा हो। ये ध्यान रखें कि डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो। डाइल्यूट H2SO4 एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। कोई डाउट किसी को भी, क्या हो गया, क्या प्रोवाइड करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस, बेस के अंदर क्या क्या आता था, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। जैसे NaOH हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट। सॉल्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा, हमेशा सल्फेट्स। ये NaHSO4 कैसे मिला, ये अभी देखते हैं। तुम यहाँ पे भी Na2SO4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। 2 मिनट, तुम यहाँ पे Na2SO4 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं करेगा अभी, क्योंकि अभी हमने ये क्लासिफिकेशन नहीं की है कि ये बाइसल्फेट्स कब बनते हैं, एंड सल्फेट्स, ठीक है। तो
Fe plus FeO plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2O. कॉपर ऑक्साइड ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, ये क्या बन जाएगा, बेस। कॉपर रिएक्ट नहीं करता लेकिन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या काम करता है, एक बेस का काम करता है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी दिक्कत, पक्का कर लिया नोट, करना है इसे नोट, कोई कर रहा है नहीं? तीसरी रिएक्शन थी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। अगर हम कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता था, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एज सच कोई इश्यू नहीं आएगा, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट बनाने की सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना कि सॉल्ट बन कैसे रहा है, कैसे बनता है, आता है अब तो ये, अब तो पेपर दे आए हो। सॉल्ट कैसे बनता है, मेटल का कैटायनिक पार्ट आता है, तो मेटल की वैलेंसी क्या होगी, +1, एंड अनायनिक पार्ट कहां से आता है, एसिड से, तो यहां से सल्फेट मिल जाएगा और Na2SO4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? So, यहाँ से भी Na आएगा कैटायनिक पार्ट, सल्फेट आएगा अनायनिक पार्ट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4। यहाँ पे कैटायनिक पार्ट क्या आएगा, K+, अनायनिक पार्ट क्या आएगा, SO4 -2 K2SO। कोई दिक्कत? सुवेश क्या समझ आया? K+, क्या होता है K+? हाँ, पोटेशियम। फिर K क्या होता है, और क्या होता है, वही तो होता है। तुमने K+ बोला ना, पोटेशियम। पोटेशियम आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने कितने, 2, 10, 18, 36, 4 ही होते हैं, नहीं होते, होते ही नहीं है, नहीं वो कह रहा है होते ही नहीं है, नहीं पता ये कैटायन है या अनायन, कैटायन कैसे बनता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? हाँ, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जब तुम एक इंटरव्यू में अपीयर होते हो तो ऐसे ही होता है, जो तुम आंसर करते हो उसी के ऊपर। अच्छा, तुमने तो नेता बनना है, सच में भूल गया था। चलो आगे काम करते हैं। सल्फाइड्स क्या होते हैं, स्टार्च -2। सल्फाइड्स के साथ जब एसिड की रिएक्शन होती थी तो क्या मिलता था, H2S। क्या मिलता था, सॉल्ट एंड H2S। और H2S की स्मेल कैसी होती थी, रॉटन एग लाइक स्मेल, रॉटन एग स्मेल। ठीक हो जाएगा, सल्फाइड्स प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H2S एंड सल्फाइड्स। ये तो अभी एक क्वेश्चन करके भी हटे हैं। सल्फाइड्स प्लस एसिड क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, सल्फाइड हो चाहे बाइसल्फाइड हो, अगर एसिड की रिएक्शन करा रहे हो तो क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। लिखना तो नहीं है ना किसी ने भी, मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है क्योंकि एसिड बेसिस में सब किया हुआ है। सर ये जो प्रॉपर्टीज है वो जो लिखा है वो भी याद करने हैं। हेडिंग डालो, कंसंट्रेटेड H2SO4। अरे कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार। मैं समझ तो गया था कि वो क्या पूछ रही है, लेकिन मुझे पता था कि बाकियों को कुछ नहीं समझ आएगा। अच्छा, तो आप समझ, मैंने तुम्हें आंसर उसी हिसाब से किया था कि नहीं करना। आप तो समझ गए। हाँ, मैं तो समझ गया था। तो बाकी को समझाने की क्या जरूरत है? ये भी बात सही है। अभी तक हम डाइल्यूट की बात कर रहे थे। डाइल्यूट एक एसिड है, उसकी हमने सारी रिएक्शंस कवर की हुई हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रॉपर्टीज अभी कवर करनी बाकी है।
तो सबसे पहला है नॉन वोलेटाइल नेचर। ऐसी रिएक्शंस जहां पे हम H2SO4 का कौन सा नेचर यूज करते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर। नॉन वोलेटाइल नेचर का मतलब वो नहीं होता। इजीली गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड टू गैस। कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड टू गैस। इसके अंदर हमने ये रिएक्शंस पहले भी की हैं। जब हम HCl का चैप्टर कर रहे थे तब हमने कहा था कि अगर हम NaCl लेते हैं और इसको हम रिएक्ट कराएं किसके साथ, यहाँ पे जब मैं H2SO4 ले रहा हूं तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। तो हमने कुछ कंडीशंस की थी, याद है कि अगर हम टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री करते हैं तब तो अपने पास क्या मिलता है, बाइसल्फेट प्लस HCl। लेकिन अगर हम यही टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री कर देते हैं तो वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है। हाँ, तब वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सल्फेट। याद आया या नहीं? HCl की प्रिपरेशन में किया था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, सॉल्ट्स में भी किया था, सब जगह किया है। प्रेफर्ड होता है। ऊपर वाला प्रेफर्ड होता है क्योंकि एक तो इसमें एनर्जी वेस्टेज नहीं है, टेम्परेचर कम है तो ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा। दूसरा कि NaHSO4 स्टिक नहीं होता है, Na2SO4 क्या है, एक स्टिकी मटेरियल है और ये स्टिक कर जाता था। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर हम NaCl की जगह KCl यूज करें तब भी सेम रिएक्शंस होती थी। KCl प्लस H2SO4, उसमें भी दोनों तरह की रिएक्शंस पॉसिबल है, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री। हम सिर्फ लेस देन वाली लिख रहे हैं क्योंकि वही प्रेफर्ड है। लेस देन वाली प्रेफर। और फिर हमने नाइट्रिक एसिड में भी ये रिएक्शंस की। नाइट्रिक एसिड में भी हमने कहा कि NaNO3 ले लेते हैं, जिसको हमने चाइल्ड सॉल्ट पीटर भी बोला था, NaNO3 को। उसमें भी हमने H2SO4 यूज किया एंड टेम्परेचर दोनों तरह से रिएक्शंस हो सकती हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम कौन सा टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, लेस देन 200 डिग्री, ताकि अपने को यहाँ पे क्या मिले, NaHSO4 प्लस HNO3। यहाँ पे क्या मिलता था, HNO3। तो ये HNO की प्रिपरेशन में भी हमने रिएक्शंस करी हैं। अगेन NaNO3 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बेसिकली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ही हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो तो, और आयन एक्सचेंज रिएक्शन करवा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। KHSO4 प्लस HNO। तो इन सब रिएक्शंस में जो हम H2SO4 की प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज कैरिड एट हाई टेम्परेचर। अगर कोई और एसिड हम यूज करते हैं तो इतने हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन के लिए बचता ही नहीं है। लेकिन H2SO4 क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो हाई टेम्परेचर पे इजीली सस्टेन करता है और रिएक्शन कैरी आउट करने में हेल्प आउट करता है। कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ वो भी है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वैसे एक बात तो सही है, करिश्मा शौहरत की बेस्ट फ्रेंड बनी गई है। ये क्या है, मुझे लगा पता नहीं क्या क्रैश हो गया। मां को कॉल ले जाओ। ये कौन सी वेब सीरीज थी ना, उसमें हर्षद मेहता बोल के आई है। ओ पढ़ाई तुझे पूरी नहीं याद है? बिग बात आगला की अब वो कौन था? यही लगेगी। आईएएस बैठ जाओ अंदर ही। कंसंट्रेटेड H2SO4 जब भी हम यूज किया करेंगे तो अपने को क्या मिला करेगा, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ये हमेशा याद रखें, जब भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया करेंगे तो अपने को क्या क्या मिला करेगा, वाटर, SO2 एंड ऑक्सीडाइज्ड
प्रोडक्ट। देखो अब याद रखना कि अगर तुम कार्बन लोगे तो कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या मिला करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमेशा क्या हुआ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट SO2। फास्फोरस का याद रखना, यहां पे फास्फोरस भी लिख सकते हो, P4 भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है। फास्फोरस का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है? H3PO4। ये थोड़ा याद रखें, ठीक। कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीडाइज करना है मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस का एक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है? H3PO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। ठीक। एंड अगर हम H2S लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उससे मिलता है सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है? सल्फर। ये अभी हमने एक लिखा भी था कि एक ऐसी गैस जो सल्फर में ऑक्सीडाइज की जा सकती है, वो कौन था? H2S। एंड अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई मेटल सल्फाइड है तुम्हारे सिलेबस में, फिर तो लिखवाऊं मेटल सल्फाइड। मेटल्स हैं एंड मेटल हलाइड्स। अगर तुम्हारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, तो उसका ये सॉल्ट बना देता है, सल्फेट सॉल्ट। ठीक है। जैसे अगर हम जिंक लेते हैं, ये दोबारा बताना, C का CO2 क्या है? ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, एंड ये क्या है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस या P4 लोगे तो H3PO4। H2S का क्या बनेगा? S। जिंक, कोई भी मेटल आएगा तो उसका सल्फेट सॉल्ट बनाना है। जैसे जिंक है तो जिंक का सल्फेट सॉल्ट क्या होता है? ZnSO4। कॉपर आएगा तो कॉपर का सल्फेट सॉल्ट क्या बनेगा? CuSO। अब देखो कॉपर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डाइल्यूट H2SO4 क्या है? एसिड। क्लियर? और अगर कोई भी HX आ जाता है तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है X2 में, where X is any halogen। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl आ जाए तो ये HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर HBr आ जाए तो ये Br2 में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत? एंड इसके साथ बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब सेम रहेगा कहने का मतलब ये है कि अब मैं अगर इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा ये हमेशा, तो बाय प्रोडक्ट्स अपने फिक्स हैं। क्या मिलता है? वाटर एंड, तो हर एक में सेम रिएक्शन रहेगी। H2SO4 साथ में आता जाएगा कंसंट्रेटेड फॉर्म में। रिएक्टेंट का क्या बनता जाएगा? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट्स विल बी सेम, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा। कोई भी दिक्कत? बस तुम्हें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट याद रखने हैं। कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस का याद रखना है क्या है? H3PO4। एंड H2S का सल्फर, हाइड्रोजन हटा दिया है। मेटल का कोई भी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट पूछे तो क्या होता है? मेटल सॉल्ट, ZnSO4 CuSO4। एंड अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें कि अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं, प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेंगे। जब वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 है वो अपना क्या काम कर रहा है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे भी H2SO4 लेते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? करिश्मा ने किया था।
उसमें नहीं किया था, मैं ध्यान दे रहा था, मैं क्लास पे ध्यान देता हूँ, टेंशन मत लो। अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम H2SO4 डाइल्यूट लेते और जिंक की रिएक्शन कराते तो क्या मिलता बताओ? ZnSO4 प्लस H2, क्योंकि एसिड, अब यहाँ पे डाइल्यूट वाला क्या काम कर रहा है? एक एसिड का काम कर रहा है। डाइल्यूट है तो ये क्या काम कर रहा है? एसिड। और हमें पता है एसिड प्लस मेटल क्या प्रोवाइड करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहा हूं, इसको साइलेंट पे क्यों नहीं रखते हो? पहले से बंद करो। अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहा हूं, कंसंट्रेटेड मतलब वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइल्यूट क्या होता है? एसिड। एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। वाटर कहां से आ गया बीच में? लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी सॉल्ट बना के देगा, लेकिन सॉल्ट के साथ अपने को क्या मिल रहा है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कोई भी दिक्कत? दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना? कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉपर के साथ डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक एसिड है और एसिड सिर्फ उन्हीं मेटल से रिएक्ट करता है जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं। कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है, तो रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एक एसिड नहीं है, वो अब क्या बन जाता है?